वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो आपका भूगोल का पेपर है यहाँ पर बात करें तो 16 फरवरी को होने वाला है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज हमारा जो शेखावटी मिशन का है मॉडल पेपर है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखें। जितने भी क्वेश्चंस इस पेपर के अंदर पूछे गए हैं इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए बच्चों वीडियो को पूरा देखें। जितने भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं सभी का आपको डिटेल में आंसर भी मिलेगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 और 26 रहेगा। समय की बात करें तो 3 घंटे और 15 मिनट का आपको समय दिया गया है। सब्जेक्ट आपका भूगोल रहेगा। पूर्णांक की बात करें तो ये जो पेपर है ये आपके 56 नंबर का रहने वाला है। तो चलो बच्चों पहले खंड ए की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं वो टोटल आपको 18 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न होगा वो आपके 1 नंबर का ना होकर के बच्चों यहाँ पर पूर्णांक 56 नंबर का है, इसलिए आधे आधे नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो वो था बच्चों यहाँ पर उसका आंसर होगा ग्रिफिथ टेलर। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका सही आंसर होगा। मानव भूगोल के अध्ययन की कौन सी विचारधारा मानव जाति, प्रजाति, धर्म आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर देती है? तो वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारवादी। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने मानव विकास के किस उपागम का प्रतिपादन किया है? तो आपको बताना ILO ने मानव विकास का जो कौन सा उपागम है, तो यहां पर होगा बच्चों आधारभूत आवश्यकता उपागम। निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो वो होगा आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया, जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं, तो कौन कौन सी क्रियाएं हैं? तो वो होगी आपकी भोजन, संग्रहण एवं आखेट। क्वेश्चन नंबर 6 है जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यता पाई जाती है? तो वो होगा आपकी प्रथम अवस्था में। बाह्य स्त्रोतन गतिविधि किस क्रियाकलाप का अंग है? तो कौन से क्रियाकलाप है जिसका अंग है? तो वो होगा तृतीय क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से सुमेलित नहीं है, यानी आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। तो वो होगा पोत निर्माण उद्योग लुसा का। तो ये क्या होगा आपका गलत आंसर होगा। विश्व में सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली थी? उस देश का आपको नाम बताना है। तो वो है बच्चों डेनमार्क। परिवहन का तीव्रतम साधन कौन सा है? तो वो होगा वायु परिवहन, जो सबसे तीव्र गति का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 गैरीसन नगर का उदाहरण है। तो गैरीसन नगर का कौन सा उदाहरण है? तो वो होगा बच्चों आपका अंबाला। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? तो वो है 1.64%। किस राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है? तो वो है गोवा। अगला है आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करता है। तो वो है बच्चों यहाँ पर नगर। वोल्गा जलमार्ग स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों वो रूस के अंदर स्थित है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में किस जनजातीय समुदाय का आवास है? तो वो होगा बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 गद्दी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर किन स्थानों के मध्य स्थित है? तो वो होगा इलाहाबाद और हल्दिया। गांवों में किसने आदर्श गणतंत्र माना था? तो वो होंगे बच्चों भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल आपको 10 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं रिक्त स्थान वाले। प्रत्येक प्रश्न की बात करें तो वो आधे आधे नंबर का होने वाला है। टोटल पूर्णांक की बात करें तो ये जो क्वेश्चंस है वो आपके 5 नंबर के रहने वाले हैं। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी क्वेश्चंस का आंसर करने का प्रयास करते हैं। कि विश्व की जनसंख्या रूप में वितरित है, तो वो है बच्चों असमान। क्या आ जाएगा पहले के अंदर? असमान रूप में वितरित है। व्यवहारवादी भूगोल उप क्षेत्र है, किसका है बच्चों? सामाजिक भूगोल का। तो दूसरे के अंदर आंसर होगा आपका सामाजिक भूगोल। अगला है मानव विकास के स्तंभ होते हैं, तो कितने स्तंभ होते हैं बच्चों? वो होते हैं आपके 4 स्तंभ। अगला है उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, तो वो है कुटीर उद्योग। तो यहां पर आ जाएगा आपका कुटीर उद्योग। उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। अलास्का के
उत्तरी प्रदेशों में पशु पाला जाता है तो वो होगा रेनडियर। कौन सा होगा? रेनडियर पशु पाला जाता है। स्थानांतरणशील कृषि को क्या क्या कहा जाता है? तो कर्तन एवं दहन। तो पहले में आ जाएगा हमारा कर्तन, दूसरा आ जाएगा बच्चों आपका दहन, यानी कर्तन एवं दहन में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है तो वो है यूरोप में। कौन सा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? यूरोप में सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। बस्तियां आकार और में भिन्न होती है तो बच्चों वो होगी प्रकार या कार्य में भिन्न होती है। अगला है वस्तु, विचार, संदेश आदि कारकों का आदान प्रदान कहलाता है तो वो कहलाता आपका संचार। क्या कहलाता बच्चों? संचार, या आपको उसको संप्रेषण भी कह सकते हैं, संप्रेषण भी कह सकते हैं। अगला है किसी उद्योग के द्वारा तैयार किए गए पदार्थों को कहा जाता है तो उनको उत्पाद कहा जाता है। क्या कहेंगे? जो चीज पहले से ही तैयार है, जो आप उसको बेच सकते हैं तो वो आपका उत्पाद कहलाता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर 3 है उत्प्रवास से क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। आपको इसकी परिभाषा बतानी है। तो उत्प्रवास की परिभाषा है, उत्प्रवास का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह द्वारा अपने मूल स्थान या देश को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर या देश में स्थायी रूप से बसने के लिए चले जाना। अगला है मुंबई हाई कहां पर स्थित है? तो आपको बताना है कि मुंबई हाई कहां पर स्थित है। तो यहाँ पर होगा मुंबई हाई महाराष्ट्र के मुंबई तट से लगभग 160 से 175 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। ये एक अपघटनीय तेल क्षेत्र है। अगला है ऋतु प्रवास से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा मौसम या ऋतु के परिवर्तन के अनुसार पशुपालकों या मानव समूहों द्वारा अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को ऋतु प्रवास कहा जाता है। यानी पशुओं के अनुसार ऋतु को बदल बदल करके आप उनके साथ चले जाते हैं पशुओं के, तो वो ऋतु प्रवास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कांडला पतन को विकसित करने का क्या कारण था? अब आपको इसका कारण बताना है। तो 1947 में भारत के विभाजन के बाद कराची पतन पाकिस्तान में चले जाने के कारण पश्चिमी भारत के व्यापारिक दबाव को कम करने और उत्तरी पश्चिमी राज्य को एक वैकल्पिक समुद्री द्वार प्रदान करने के लिए कांडला पतन को विकसित किया गया था। अगला है अंकीय विभाजक को परिभाषित कीजिए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा इंटरनेट पर पहुंच और इसके उपयोग में विभिन्न देशों या समाज के वर्गों के बीच पाई जाने वाली असमानता को अंकीय विभाजन यानी डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत की वे दो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम बताइए। तो यहाँ पर होगा भाखड़ा नांगल परियोजना जो सतलज नदी पर स्थित है, हीराकुंड परियोजना जो महानदी पर स्थित है। अगला सवाल है कि संदूषित जल के उपयोग से होने वाली कोई दो बीमारियों के नाम लिखिए। तो पहली हो जाएगी हैजा, दूसरी है टाइफाइड। अगला है उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम गलियारा कौन कौन से शहरों को जोड़ता है? तो यहाँ पर देखो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जो कहां पर है जम्मू कश्मीर में, उसको कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु से जोड़ता है। पूर्वी पश्चिम गलियारा यानी सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। अगला है सहकारी कृषि किसे कहा जाता है? तो परिभाषा की बात करें, कृषि की वह पद्धति जिसमें किसानों का एक समूह अपने इच्छा से संसाधनों और भूमि को साझा करके मिलकर खेती करता है ताकि बड़े पैमाने पर लाभ कमाया जा सके, लागत की कम की जा सके, सहकारी कृषि कहलाती है। अब आगे के जो प्रश्न है वो आपके लघुतात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न की बात करें तो वो आपका 1.5 नंबर का प्रश्न यहाँ पर होने वाला है। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आपका जो पहला सवाल है कि नव निश्चयवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो आपको नव निश्चयवाद किसे कहा जाता है इसकी अवधारणा आपको बतानी है। तो यहाँ पर है कि नव निश्चयवाद की अवधारणा ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का एक मध्यम मार्ग है। यह बताती है कि न तो प्रकृति पूरी तरह से मनुष्य को नियंत्रित करती है और न ही मनुष्य प्रकृति पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर सकता है। मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करके ही उस पर विजय प्राप्त कर सकता है और उपलब्ध संसाधनों के भीतर अपनी पसंद चुन सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है मानव विकास के आय क्षमता उपागम से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर होगा देखो आय विकास को मापने के दो महत्वपूर्ण तरीके हैं। पहला है आय उपागम यानी इनकम अप्रोच।
ये मानव विकास को मापने का सबसे पुराना तरीका है। इससे माना जाता है कि आय का स्तर जितना ऊंचा होगा, मानव विकास का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन की गुणवत्ता को सीधे तौर पर उसकी आय से जोड़ता है। अगला है क्षमता उपागम यानी कैपेबिलिटी अप्रोच। उस उपागम का प्रतिपादन प्रो अमतरीय सेन के द्वारा किया गया। इसके अनुसार संसाधनों पर पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण करना ही मानव विकास की कुंजी कहलाता है। ये आय के बजाय लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल निर्माण पर भी जोर देता है। अगले प्रश्न की बात करें कि जल परिवहन के कौन कौन से लाभ है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर होगा सस्ता एवं सुगम साधन। जल परिवहन के प्रमुख लाभ है, पहला है ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। इसमें मार्ग निर्माण में कोई खर्च नहीं आता है। भारी और स्थूल सामान को लंबी दूरी तक ढोने के लिए सबसे उपयुक्त है। अन्य परिवहन साधनों, सड़क या वायु की तुलना में ऊर्जा की खपत कम होती है। ये पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसमें प्रदूषण अपेक्षाकृत कम होता है। अगला क्वेश्चन है धनात्मक और ऋणात्मक भुगतान संतुलन को स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पर इन दोनों के बारे में बताना है कि धनात्मक और ऋणात्मक भुगतान संतुलित कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले है धनात्मक भुगतान संतुलन। जब देश के निर्यात का मूल्य उसके आयात के मूल्य से अधिक होता है तो उसे धनात्मक या अनुकूल भुगतान संतुलन कहते हैं। ये देश की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। दूसरा है ऋणात्मक भुगतान संतुलन। जब किसी देश के आयात का मूल्य उसके निर्यात से अधिक हो जाता है तो उसे ऋणात्मक या प्रतिकूल भुगतान संतुलन कहते हैं। इसका अर्थ है कि देश को अपनी सेवाओं और वस्तुओं के बीच अधिक विदेशी मुद्रा चुकानी पड़ रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय सुझाइए। यहाँ पर होगा भविष्य के लिए साधनों का संरक्षण। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय, पहला है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, जल संचयन, वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, प्रदूषण फैलाने वाली तकनीक के स्थान पर पर्यावरण के अनुकूल तकनीक का उपयोग करना आदि। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की बात करें यहाँ पर बच्चों, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का कि भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। तो कौन कौन सा है भौम जल के अत्यधिक दोहन के परिणाम, यानी भूमि के जल को ज्यादा काम में लेने से कौन कौन से नुकसान है। पहला है जल स्तर में गिरावट। लगातार दोहन से भूजल का स्तर बहुत नीचे चला जाता है जिससे कुएं और नलकूप सूख जाते हैं। दूसरा है जल प्रदूषण। कुछ क्षेत्र जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र में फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे हानिकारक तत्वों की सांद्रता बढ़ जाती है। भूमि अवतलन। तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक दोहन से समुद्री पानी का रिसाव जमीन के अंदर होने लगता है जिससे जल खारा हो जाता है। अगला है कि भारत की गंदी बस्तियों की कोई 3 समस्याएं बताइए। तो कौन कौन सी समस्या है। पहली है कि अस्वास्थ्यकर वातावरण। ये पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश जैसी मूलभूत सुविधाओं पर भारी अभाव है। अत्यधिक भीड़भाड़। बहुत छोटे कच्चे मकानों में बहुत अधिक लोग रहते हैं जिससे बीमारियां तेजी से फैलती है। सामाजिक समस्याएं। गरीबी और बेरोजगारी के कारण यहाँ अपराध, नशीले पदार्थों का सेवन और अन्य सामाजिक बुराइयों का भी अधिक प्रभाव पड़ता है। अगली बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है कि प्रौद्योगिक ध्रुव से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो प्रौद्योगिक ध्रुव उच्च तकनीक वाले उद्योगों के केंद्रों को कहा जाता है जो आत्मनिर्भर और अत्यधिक विशिष्ट होते हैं। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां आधुनिक विनिर्माण कार्य, वैज्ञानिक शोध तथा विकास एक साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से सूचना तकनीक, जैव तकनीक तथा अन्य भविष्योन्मुखी उद्योगों का जमावड़ा होता है, जिसे भारत में बेंगलुरु तथा अमेरिका में सिलिकॉन वैली इत्यादि। अगला है बात करें खंड 6 की बात करें तो अब आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे और आपको 150 शब्दों में आंसर करना है। सारे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। अगली बात करें तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की व्याख्या कीजिए। तो जनसंख्या के वितरण को कौन कौन से आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला है यहाँ पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक, पहला है खनिज। जिन क्षेत्रों में खनिज निक्षेपों के विशाल भंडार होते हैं वे उद्योगों को आकर्षित करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उपलब्ध करती है जिससे कुशल और अकुशल श्रमिक इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं और वह जनसंख्या घनत्व हो जाती है, जिससे अफ्रीका की कंटका तांबा पेटी। दूसरा है नगरीकरण यानी अर्बेनाइजेशन। अगर नगर निर्माण, रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक तथा चिकित्सीय सुविधाएं तथा परिवहन में संचार के अच्छे साधन
प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग इन सुविधाओं के आकर्षण में नगरों की ओर प्रवास करते हैं, जिससे नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ जाती है। औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक पेटियां बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इसमें न केवल कारखानों के श्रमिक शामिल होते हैं, बल्कि दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक जैसी सेवाएं प्रदान करने वाले लोग भी शामिल होते हैं, जैसे जापान का कोबो ओसाका प्रदेश। अथवा का प्रश्न है इसी का कि मिश्रित कृषि एवं डेयरी कृषि में आपको अंतर बताना है। यहाँ पर होगा मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड फार्मिंग। इस कृषि पद्धति में किसान उगाने एवं पशुपालन दोनों कार्य एक साथ किए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से गेहूं, जौ, राई, मक्का जैसी फसलें उगाई जाती है तथा साथ ही मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कुट पाले जाते हैं। अत्यधिक विकसित देशों में प्रचलित है। डेयरी कृषि यानी डेयरी फार्मिंग यह पशुपालन का सबसे उन्नत और दक्ष प्रकार है, जिसमें विशेष रूप से दुधारू पशुओं के प्रजनन और उनके पालन पोषण पर ध्यान दिया जाता है। इसमें पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन, चिकित्सा पर भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। यह मुख्य रूप से नगरीय औद्योगिक केंद्रों के समीप होते हैं ताकि दूध और डेयरी उत्पादन की ताजगी बनी रहे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, आप कृषि योग्य भूमि निम्नीकरण के लिए किन कारकों को उत्तरदायी मानते हैं? आपको कोई 2 कारक इसके बताने हैं। तो यहाँ पर होगा कि कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख कारण है। पहला है अत्यधिक सिंचाई, यानी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी में लवणता और क्षारीयता बढ़ गई है, जिससे भूमि बंजर होने लगती है। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशकों और उर्वरकों के निरंतर उपयोग से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता, सूक्ष्म जीवों पर संतुलन बिगड़ जाता है, जो दीर्घ काल में भूमि को कृषि के अनुपयुक्त बना देते हैं। अथवा का प्रश्न है कि जल गुणवत्ता में ह्रास के कारणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो चलो देख लेते हैं जल की गुणवत्ता के ह्रास के कारण। तो जल की गुणवत्ता में कमी होने के प्रमुख कारण है, पहला है औद्योगिक अपशिष्ट, कि कारखानों से निकलने वाले रसायनों और जहरीले तरल पदार्थों को बिना उपचार के नदियों में बहाना। दूसरा है कृषि गतिविधियां, खेतों में प्रयुक्त रासायनिक खाद और कीटनाशकों का वर्षा जल के साथ बहकर जलाशयों में मिलना। घरेलू कचरा, शहरों का गंदा पानी, कूड़ा कचरा नदियों और झीलों में विसर्जित करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत में खनिज की किन्हीं 2 पेटियों का वर्णन कीजिए। तो आपको 2 पेटियां बतानी है खनिज की। तो यहाँ पर है भारत में खनिजों का वितरण असमान है। प्रमुख खनिज पेटियां निम्नलिखित है। पहली है उत्तरी पूर्वी पठारी पट्टी, यह भारत की सबसे समृद्ध खनिज पट्टी है। इसमें छोटा नागपुर यानी झारखंड, उड़ीसा का पठार, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से शामिल है। यहाँ लोहा अयस्क, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक जैसे महत्वपूर्ण खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा है दक्षिण पश्चिम पठारी पट्टी, यह पट्टी कर्नाटक, गोवा, उससे सटे तमिलनाडु के उच्च क्षेत्रों और केरल तक फैली हुई है। ये क्षेत्र लोहा अयस्क, मैंगनीज और चूना पत्थर में समृद्ध है। केरल में मोनाजाइट और थोरियम के निक्षेप मिलते हैं, जहां गोवा के लोहा अयस्क में निक्षेप पाए जाते हैं। अथवा का प्रश्न है कि नियोजन के उपागमों के विषय में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से उपागम है, चलो देख लेते हैं कि यहाँ पर है नियोजन के मुख्य रूप से 2 उपागम या विधियां हैं। पहला है खंडीय नियोजन। खंडीय नियोजन का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजनाएं बनाना, उन्हें लागू करना। इसका मुख्य उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों की कार्य क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाना है। प्रादेशिक नियोजन यानी रीजनल प्लानिंग, चूंकि विकास का लाभ सभी क्षेत्रों को समान रूप से नहीं मिलता, इसलिए प्रादेशिक नियोजन का सहारा लिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास की असमानता को कम करना। इसके तहत पिछड़े वर्गों या विशेष परिस्थितियों में उन क्षेत्रों जैसे पहाड़ी क्षेत्र, सूखा के लिए विशेष योजनाएं तैयार करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की, कि अब आपके जो प्रश्न है खंड देके निबंधात्मक प्रश्न है, 300 शब्दों या 250 शब्दों में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है पर्यटन आकर्षण से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है कि पर्यटन आकर्षण क्या है। तो पर्यटन आकर्षण वे कारक है जो किसी स्थान विशेष की ओर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जलवायु, अधिकांश पर्यटन अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं, जिससे छोटे ठंडे देशों में धूप का आनंद लेने के लिए समुद्र तटों पर जाते हैं। वह गर्मी में लोग पर्वतीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। भूदृश्य, सुंदर पर्वत, झीलें, मनमोहक समुद्री तट, शांत प्राकृतिक वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। इतिहास एवं कला, प्राचीन स्मारक, भव्य महल, किले, धार्मिक स्थल अपनी
वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण पर्यटकों के लिए रुचि का केंद्र है। संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था, किसी क्षेत्र के विशिष्ट रीति रिवाज, मेले, त्योहार, हस्तशिल्प भी पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। इससे अतिरिक्त जहां कम लागत हो वहां अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो, वह स्थान भी पर्यटकों को लुभाता है। अगली बात करें यहाँ पर, आकार के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार होते हैं, विस्तार से बताइए। तो आकार के आधार पर आपको उद्योगों के प्रकार बताने हैं। तो देखो, आकार यानी पूंजी निवेश, श्रमिकों की संख्या, उत्पादन के आधार पर उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्री। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है जिसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल, साधारण औजारों का उपयोग करके अपनी परिवार के साथ घर की वस्तुएं बनाता है, जैसे टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन आदि। छोटे पैमाने के उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये कुटीर उद्योगों से बड़े होते हैं। इसमें शक्ति चालित मशीनों और अर्धकुशल श्रमिकों का उपयोग होता है। कच्चे माल की आपूर्ति स्थानीय क्षेत्रों से होती है। बड़े पैमाने के उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इसमें विशाल पूंजी, आधुनिक तकनीक और भारी संख्या में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसका उत्पादन वैश्विक बाजार के लिए किया जाता है। उदाहरण लोहा इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल। अगला है निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों के वर्गीकरण कीजिए या वर्णन कीजिए। भारत में सड़कों को उनके महत्व और रखरखाव की जिम्मेदारी के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है राष्ट्रीय महामार्ग यानी नेशनल हाईवे। ये राज्य की राजधानियों और प्रमुख शहरों को जोड़ते हैं, जिसका निर्माण रखरखाव केंद्र सरकार यानी CPWD द्वारा किया जाता है। अगला है राज्य राजमार्ग, यानी वे जिला मुख्यालय को राज्य की राजधानियों से जोड़ता है। इनका रखरखाव राज्य सरकार यानी PWD के द्वारा किया जाता है। जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये सड़कें जिला मुख्यालय को जिले के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जोड़ती है। ग्रामीण सड़कें, रूरल रोड्स, ये गांवों में मुख्य शहरों और बड़े सड़कों से जोड़ता है। सीमावर्ती सड़कें, देश की सीमाओं पर सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी तट पर अवस्थित पत्तनों का वर्गीकरण समझाइए। तो यहाँ पर आएगा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख पत्तन यानी बंदरगाह। पहला है कांडला गुजरात, ये एक प्रमुख ज्वारीय पत्तन है जिसमें कराची पत्तन की कमी पूरी करने के लिए विकसित किया गया था। दूसरा है महाराष्ट्र यानी मुंबई महाराष्ट्र, ये भारत का सबसे बड़ा सबसे व्यस्त प्राकृतिक बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन यानी नवाबा सेवा, ये मुंबई पत्तन के भार को कम करने के लिए विकसित किया गया भारत का सबसे आधुनिक कंटेनर पत्तन है। मार्मागांव गोवा, ये लौह अयस्क के निर्यात के लिए देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। न्यू मंगलोर कर्नाटक, यहाँ से चंद्रमुखी की खानों से प्राप्त लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है। कोची केरल, ये वेबनाइट कायल या लेगून के मुहाने पर स्थित एक सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह है। आगे की बात करें यहाँ पर, तो आगे है बच्चों दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित केंद्रों को आपको यहाँ पर अंकित करना है। न्यूयॉर्क, बीजिंग, पर्थ और डेनमार्क। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी को फिल करने का प्रयास करते हैं। चलो यहाँ पर अगर हम बात करें तो विश्व का मानचित्र देख लेते हैं, जिसके अंदर आपको देखो सब चीजें भरनी थी। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आपको बच्चों न्यूयॉर्क भरना था, तो न्यूयॉर्क कहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका। न्यूयॉर्क की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा आपका न्यूयॉर्क होगा, यानी USA के अंदर क्या आ जाएगा आपका न्यूयॉर्क। दूसरी बात करें यहाँ पर तो और आपको बीजिंग देर का है, और पर्थ कहाँ हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा। ये क्या है बच्चों आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। अगली बात करें यहाँ पर, उसके बाद तो अगला है बच्चों बीजिंग है। भी तो बीजिंग कहाँ पर है, चाइना की राजधानी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका बीजिंग आ जाएगा। अगला जो आपको यहाँ पर बोला गया है अगले क्वेश्चन के अंदर, तो वो बोला गया था आपको यहाँ पर कि डेनमार्क पूछा गया था। क्या पूछा गया था बच्चों यहाँ पर आपको डेनमार्क पूछा गया था। तो यहाँ पर बात करें अगर हम, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये वाला, ये क्या कहलाएगा आपका डेनमार्क कहलाएगा। अगली बात करें जो यहाँ पर अगला है, भारत के मानचित्र के अंदर निम्न स्थानों को इंकित करना है। चलो एक एक करके फिल करने का प्रयास करते हैं। चलो बच्चों एक एक स्थानों को भर लेते हैं। सबसे पहला आपको है बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो चारों स्थानों में से जो मिले उसको भर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, दुर्ग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करें अगर हम यहाँ पर, तो खेतड़ी है, वो कहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आपका राजस्थान यानी अलवर के अंदर स्थित है। उसके बाद अगले की बात करें यहाँ पर, तो अगला है बच्चों आपका जो पूछा गया है वो है बेलाडीला। क्या है बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका बेलाडीला। लास्ट जो आपको पूछा गया है बच्चों यहाँ पर है डिगबोई। डिगबोई कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये जो असम है
इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका डिग बॉय। बच्चों ये हमारा शेखावटी मिशन का आपका इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर था जिसको हमने डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। साथ ही बच्चों अगला वीडियो इसके जो भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बच्चों आज ही आपको अवेलेबल करवा दूंगा। उस वीडियो को भी जरूर देखें ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो सके। साथ ही इसके जो इंडिया और वर्ल्ड मैप के जितने भी इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर आपके मैप के नेम है वो का वीडियो भी आपको जल्दी से अवेलेबल हो जाएगा। दोनों वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको बच्चों ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।